धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत का। और ये न्यूज मेकर भी हैं, और न्यूज मेकर क्यों हैं ये आपको इस संवाद में पता लगेगा। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। शेखावत जी नमस्कार। तो तैयार हैं आप तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि आप कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, एएसआई भी आपके संरक्षण में आता है, तो आजकल तो एएसआई वालों का काम बहुत बढ़ गया है, औरंगाबाद में भी। अमीश ने मुझे पूछा कि आप तैयार हैं, वो इस टोन में पूछा जैसे मुझे लग रहा था पुलिस थाने में थानेदार पूछ रहा हूं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री, जब ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया कि हम विरासत का सम्मान भी करेंगे, संरक्षण भी करेंगे और विकास भी करेंगे, मुझे लगता है कि उस दिन से एएसआई की भी और इस देश के विरासत के हर स्वरूप के संरक्षण करने वाले व्यक्ति और संस्थान सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी, लेकिन एएसआई तो संरक्षण कर रहा है, लेकिन औरंगाबाद में औरंगजेब के कब्र का भी कर रहा है, उस पर बड़ा विवाद है। कई लोग उसको उखाड़ के समुद्र में फेंकना चाहते हैं, और आपका मंत्रालय उसका संरक्षण कर रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। फंस गए हैं आप। देखिए, जब हम विरासत की बात करते हैं तो इतिहास के पन्ने सब तरह के रंगों की स्याही से रंगे हुए हैं। कुछ काली स्याही से लिखे हुए भी हैं, कुछ स्वर्णाक्षरों में भी लिखे हुए हैं। जो काली स्याही से लिखे हुए पन्ने हैं, उन लोगों को, उन पन्नों को भी सहेजना, क्योंकि वो विरासत की जिम्मेदार, विरासत का हिस्सा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। उनको लेकर के राष्ट्र गर्व करे ये आवश्यक नहीं है। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए उसका इतिहास अन्य लोगों के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है, लेकिन उस देश के नागरिकों के लिए, उस समाज के सदस्यों के लिए वो इतिहास एक प्रेरणा लेने का बिंदु है। और जिनकी चर्चा आपने की, या उस श्रृंखला में जितने भी नाम हो सकते हैं, वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए ये प्रेरणा लेने के बिंदु अवश्य हैं कि भारत में आने वाली पीढ़ियों को कभी वो दंश न झेलना पड़े, इसलिए उनका संरक्षण करना जिम्मेदारी है। लेकिन आपने एक हाल ही में बयान दिया था कि भारत की विरासत और संस्कृति का अपमान करने वाले आक्रांताओं की भी समीक्षा की जाएगी। इससे आपका मतलब क्या था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि समीक्षा की जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से मैंने ये कहा था कि भारत पर आक्रांताओं के प्रतीकों की, भारत में आए ऐसे आक्रांता, वो हमारे लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज एक कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के सम्मान या राष्ट्र के गौरव का विषय नहीं हो सकते। इन दोनों में डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो चाहे काले पन्ने आए, काले अध्याय हैं, या किसी और में लिखे एक और रंग में रचे हुए अध्याय हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी उनके संरक्षण की है। आप खुद राजस्थान की धरती से आते हैं, वीरों की धरती कही जाती है ये। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है और जिस तरह का विवाद चल रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरह से राष्ट्र नायकों और चरित्रों के इतिहास के साथ में खिलवाड़, मुझे लगता है कि देश का एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कहीं ना कहीं भारतीयता विद्यमान करते रहे, या भारत की धरती पर पैदा हुआ अन्न यदि उसने खाया है, उसके मन में राणा सांगा के चरित्र को लेकर के वो किसी भी तरह का अपमान करने का भाव नहीं हो सकता। यदि किसी ने किया है, किन शब्दों में किया, किस तरह से किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने, रामजीलाल सुमन ने जो बोला, मुझे जानकारी है, मैं वहीं था, लेकिन जिन्होंने किया है, उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ में किया है, देश की जनता ने उसको देखा भी है, और उनके दल ने जिस तरह से उसके बाद में उस विषय का समर्थन किया है, समय आने दीजिए, देश की जनता उसका हिसाब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित रूप से कर देगी। आपने बोला समय आने दीजिए, देश की जनता उनका हिसाब किताब कर देगी, लेकिन ये कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल के थे, वीएचपी के थे, इस पर एक सवाल है। वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए रामजीलाल सुमन के घर के बाहर और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है अगर रामजीलाल सुमन को कुछ हुआ तो। अब इसको आप कैसे देखते हैं?
और वो कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, कोई पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, लोकतंत्र तो है। देखिए, अखिलेश यादव साहब ने जो कहा, जी, सरकार की जिम्मेदारी है सबको सुरक्षा प्रदान करना, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ में अखिलेश यादव जी को अपनी जिम्मेदारियों को अपने गिराबान में झांक करके एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है राष्ट्र के प्रति, समाज की भावनाओं के प्रति, इतिहास पुरुषों के प्रति, इतिहास के संरक्षण के प्रति। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट उस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता यदि उन्होंने रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसका खंडन किया होता, सार्वजनिक रूप से उनके दल ने उसके लिए माफ़ी मांगी होती, उसके ऊपर कार्रवाई की होती, और उसके बाद में उन्होंने अगर ये कहा होता तो निश्चित रूप से उनके बात का, उनके विषय का देश सम्मान की दृष्टि से देखता। वरना पर वो कहते हैं ये तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास के पन्नों में ये भी है। वो कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में ये भी दफन है जो वो बोल रहे हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों में बाबर को लेकर के बाबरनामे का उल्लेख करते हुए जो कहा गया है, जी, बाबरनामा के अतिरिक्त उस समय के जितने इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, मैं अखिलेश जी को कहूँगा कि एक बार लाइब्रेरी से मंगा करके पढ़ लें, अगर नहीं हो तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। उसमें किसी भी घटना किताब में इस घटना का उल्लेख नहीं है। एक ऐसे पराजित योद्धा जो बार बार हार रहा था, उसके द्वारा लिखे गए खुद के स्वयं महिमा मंडन के लिए लिखी गई पुस्तक को लेकर के यदि अब वो इस तरह का स्टेटमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास के प्रति उनकी समझ की जो कमी है उसका प्रदर्शन करता है। मैं फिर कहूँगा, इस भारत का इतिहास अनेक लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की, कुछ लोगों से सह आशय लिखवाए गए। यह आज़ादी के पहले भी हुआ और आज़ादी के बाद में भी हुआ। निश्चित रूप से आज हम जिस मुकाम पर जाकर के पहुंच गए और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से हम गुजर रहे हैं, देश निश्चित रूप से आने वाले समय में इन विषयों पर समीक्षा करेगा। ये राइजिंग भारत का मंच है और भारत की संस्कृति की बहुत बात होती है और आप उस मंत्रालय को हेड करते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक बार बार बात कही जाती है कि भारतीय संस्कृति की विपक्ष द्वारा कही जाती है, आपके क्रिटिक्स द्वारा कही जाती है, एक लॉबी द्वारा की जाती है कि भारतीय संस्कृति की भी ओवरडोज हो रही है। हाउ डू यू डिफाइन इट? मैं तो समझ नहीं सकता कि भारतीय संस्कृति की ओवरडोज कैसे हो सकती है। भारत की संस्कृति जो सर्व समावेशी है, विश्व के कल्याण, विश्व बंधुत्व की बात करती है, सर्व खलविदम ब्रह्म की बात करती है, ईशावास्यमिदं सर्वम की बात करती है, जो प्रकृति के हर एक घटक में जो है उस पुरुष को देखती है, ईश्वरीय तत्व को देखती है, उसकी ओवरडोज कैसे हो सकती है? लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्जन, संघ का वर्जन वाला जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहित कर रही है। सोनिया जी ने तो एक अखबार में बकायदा लेख भी लिखा था। मैंने अभी इससे पहले के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कुछ लोग भारत को भारत की दृष्टि से नहीं देखते, वो अपने मादरे वतन के दृष्टिकोण से देखते हैं। वो भारत को गर्व के दृष्टिकोण से नहीं देखते, वो भारत को गरीबों और भिखारियों के दृष्टिकोण से देखते हैं। जिन लोगों की दृष्टि में दोष है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अब भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव का सूर्योदय जिस तरह से हो गया है और उसकी रश्मियाँ जिस तरह से विश्व में आलोक फैला रही हैं, आप समय आने दीजिए, इस तरह की बातें करने वाले लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी और वो ठीक से जो है इस विषय को स्पष्ट रूप से देख करके बयान करने लगेंगे। जी, वक्फ की बात अगर मैं ना करूं तो अधूरा होगा। वक्फ के कानून को जिस तरह से संसद में पारित किया गया और आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि बिल कितने नंबर से पास होगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नंबर अहमियत रखता है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पूरी तरह से भरोसा था, विश्वास था, अपने संख्या बल पे भी और अपने साथियों के, हम सब के इस विषय पर एकजुट होकर के साथ खड़े रहने पर भी। इसलिए कहीं कोई संदेह नहीं था। कुछ लोगों के मन में शायद कई तरह की आशंकाएं थी और आकांक्षाएं थी और उन आकांक्षाओं के मारे वो कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लोर पर जब बातचीत होना हुई तो शायद सब कुछ भूल गए थे। एक सवाल, क्योंकि आप तो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, अब इस गठबंधन वाली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, यानी उस मजबूत सरकार में भी मंत्री रहे हैं और विपक्ष कहता है ये मजबूर वाली सरकार है, तो उसमें भी मंत्री हैं, तो फर्क कोई दिखाई देता है
लिटमस टेस्ट हो गया है ना। मुझे लगता है कि वक्फ के बिल के बाद में शायद जो है विपक्ष जो बातें करते थे उस पर पूर्ण विराम स्वतः लग गया है। लेकिन विपक्ष एक बात बहुत पुरजोर तरीके से कह रहा है कि इस देश में अक़लियतों का, मैं नाम लेके बोलता हूं, मुसलमानों का गला घोटने का प्रयास हो रहा है। ये मैं कोट कर रहा हूं एक विपक्ष के सांसद को। देखिए, ऐसे सांसद या ऐसे जनप्रतिनिधि या ऐसे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति के पुरोधा थे और तुष्टीकरण करके अपने सत्ता के सिंहासनों पर बैठे थे और सत्ता सुख भोग रहे थे, उनमें जब देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार और अवसर देने की बात जब आने लगी है, तब से मुझे लगता है कि शायद उनके पेट में दर्द होना वो स्वाभाविक हो गया है। जी, हमारे साथ बड़े दिग्गज मेहमान हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालिनी अवस्थी जी हैं, अक्षरा जी हैं, शाहनवाज हुसैन मुझे दिख रहे हैं, उसके अलावा कौसर जहान है, काफ़ी सारे लोग हैं और कई इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं, श्रीलंकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। देन वी हैव आरजे रौनक, बांसुरी स्वराज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुछ लोग आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। मालिनी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मालिनी अवस्थी जी, मैं माइक खुद ही लेके आ जाता हूं आपके पास। जी जी। प्रणाम करती हूँ माननीय मंत्री जी। सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी आपकी संस्कृति की सबसे सुंदर परिचायक भाषा है, बहुत अच्छा आपने बोला। मैं अचानक आपने माइक दे दिया, मैं क्या बोलूँ, एक भावना अपनी ज़रूर व्यक्त कर सकती हूँ। एक कलाकार होने के नाते मेरी इच्छा अवश्य होगी कि भारत की संस्कृति की जब बात होती तो सबसे पहले भारत के कलाकार जिन्होंने कला के माध्यम से भारत की सेवा की है, वही सबसे पहले उनकी छवि सामने आती है। मुझे लगता है मेरे साथ बहुत सारे कलाकारों को बहुत अच्छा लगेगा यदि हम लोग कलाकारों को अधिक संख्या में भारत रत्न पाते हुए देखें। पंडित रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खां साहब, भारत रत्न लता मंगेशकर जी और MS सुब्बलक्ष्मी जी और 2019 में भूपेन हजारिका जी। लेकिन इस धरती ने बहुत सारे कलाकारों को जन्म दिया है और उनमें बहुत इस समय हम लोग के बीच में विलीन अब हो गए हैं। अच्छा होगा यदि उनकी भी सेवाओं का जो विश्व भर में जाते हैं, गाते हैं और शिष्य बनाते हैं, भारत की परंपरा का गुणगान करते हैं। धन्यवाद सर। मालिनी जी, मैं आपके इस भावना का हृदयपूर्वक सम्मान करता हूँ और इस विभाग का मंत्री होने के नाते और संस्कृति से अपना जुड़ाव होने के नाते, कला से अपना जुड़ाव होने के नाते, यदि ऐसा जिस दिन होगा और जितना होगा, मुझे भी आपके लगभग बराबरी प्रसन्नता होगी। जी, अक्षरा भी हैं हमारे साथ, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं उस तरफ भी चले जाता हूं। एक छोटा सा समय हमारे पास कम है। जी, माइक, अक्षरा को माइक पहुंचाइए। जी जी जी, पहुंच गया माइक। खड़े हो क्या अक्षरा जी? आप बोलिए। उसका माइक काम नहीं। मैं ही आ जाता हूं माइक लेकर, वो बेटर रहेगा। जी, कम। सर को चरण स्पर्श है यहाँ से। सर, सबसे पहले तो बेहद शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आपकी इस पहल को सुनकर हम समस्त बिहार वासी बेहद खुश हैं, ये जानते हुए कि सीतामढ़ी के धरती पर माता सीता जी के लिए आप मंदिर बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट हुआ है। और आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि बिहार की सांस्कृतिक जो धरोहर है, उस विषय पर आप अन्य जगहों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिहार भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का लंबे समय तक केंद्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बोध गया को एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो। अन्य डेस्टिनेशंस के इतर बात करता हूँ। एक विषय जिसके लिए आपने कहा,
आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो सके, उसके लिए बिहार सरकार के साथ मिलकर के काम करना ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। केवल बिहार ही नहीं, भारत की संस्कृति के ऐसे जुड़े हुए सारे स्थान, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सारे स्थान, उन सब को हम इस तरह से आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें, इसके लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप इस मंच पे आए तो जोरदार तालियों से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।